ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं वह है 1935 का अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम की हम बात करेंगे आज। देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम, हमने देखा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम की जांच करने के लिए 1928 में एक साइमन कमीशन आया था, जिसका भारत में पुरजोर विरोध किया था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। लाठियां खाकर लोग मारे गए थे, भारतीय लोग। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसका आधार था साइमन कमीशन की रिपोर्ट। जो साइमन कमीशन आया था उसकी रिपोर्ट पर यह बना था। तो 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों में से एक सबसे पहला प्रावधान यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई? संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। तो हम 1935 के अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम, इसकी पहली विशेषता क्या है? संघात्मक शासन की स्थापना। संघात्मक शासन की स्थापना। देखिए, संघात्मक शासन की स्थापना की गई। इसके अंदर हमने देखा था 1919 के जो अधिनियम था, उसके बाद जो 1935 का जो अधिनियम आया, उसमें इस अधिनियम द्वारा भारत के अंदर संघात्मक शासन की स्थापना कर दी गई। इसका एक प्रावधान रखा गया, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिलाकर के देसी रियायत, जो जितने भी हमारे राजा महाराजा थे जिनकी देसी रियासत थी, इनको मिलाकर, चीफ कमिश्नरी प्रांतों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर एक संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? एक संघ बनाया गया, जिसे भारत संघ नाम दिया गया, जिसको क्या कहा गया? भारत संघ। अब जो देसी रियासत है, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वो इसमें मिले ही मिले। उनके लिए कुछ छूट दी गई थी कि जो अपनी मर्जी से मिलना चाहे वो मिल सकता है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उनका मिलना अनिवार्य था। यह 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया। संघीय सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों के आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दे दी गई। जो प्रांतों के आंतरिक मामलों में स्वायत्तता नहीं थी, जहां प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी, अब वो द्वैत शासन की स्थापना न रहकर प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई। 1935 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता यही है। अगर हम दूसरी बात करें तो केंद्र में द्वैत शासन लेके आया गया। पहले राज्यों में भी द्वैत शासन लाया था, अब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई। हमारा दूसरा पॉइंट है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। देखिए, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। हमने कल देखा था, यह द्वैत डाई प्लस आर की शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दोहरा शासन। जिसका मतलब क्या होता है? दोहरा शासन होता है। तो केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम में
सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्रीय शासन को के विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जिस तरह राज्यों में विभाजित किया था, एक भाग हमारा कौन सा था? एक भाग हमारा जो राज्यों में था वो संरक्षित विषय था, रक्षित विषय था, दूसरा हस्तांतरित विषय था। इसी तरह केंद्र में शासन को दो भागों में विभाजित किया गया, अर्थात केंद्र में क्या लागू कर दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन पद्धति लागू कर दी गई। और जो संरक्षित विषय थे, रक्षित विषय थे, वो किसको दे दिए गए? वो कार्यकारिणी परिषद को दे दिए गए। कार्यकारिणी परिषद में उसकी गवर्नर जनरल इसका फैसला करती थी, और जो हस्तांतरित विषय थे जो भारत के मंत्रियों को दिए गए, जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए, मंत्रि परिषद को दिए गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके बाद तीसरा, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं 1935 के अधिनियम की विशेषताओं को लेकर चल रहे हैं, तो तीसरा है प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता। पहले प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता नहीं थी, द्वैध शासन था। द्वैध शासन था, शासन की व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड कर रखा था, रक्षित और हस्तांतरित। और जो रक्षित विषय थे, इसके लिए जो गवर्नर था वो किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं था भारत सरकार के प्रति, भारत मंत्रि परिषद के प्रति, भारत विधानसभा के प्रति किसी तरह का उत्तरदायित्व उसका नहीं था। लेकिन 1935 के अधिनियम में इस चीज को बदल दिया गया। तीसरा हम पॉइंट रखते हैं इसमें, तो हम तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो क्या किया गया? प्रांतों में स्वायत्ता। क्या दी गई? प्रांतों में स्वायत्ता दी गई। प्रांतों में स्वायत्ता दी गई। जो विषय थे प्रांतों के, उन विषयों को, जो द्वैध शासन पद्धति थी प्रांतों में से, वो द्वैध शासन पद्धति को हटा दिया गया। क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रांत थे उसमें जो लोकप्रिय मंत्री थे उनको संपूर्ण प्रांतीय शासन सौंप दिया गया। पहले जो प्रांतीय शासन था वो दो भागों में विभाजित था, रक्षित और हस्तांतरित। अब पूर्ण का पूर्ण किसको दे दिया गया? भारत के लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, अर्थात पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया गया। कि मंत्रियों का कौन सा सिद्धांत लागू किया गया? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रांतों की स्वायत्ता के आधार पर प्रांतों को पूर्णतः उत्तरदायी बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रांतों को पूर्णतः उत्तरदायी बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शक्तियों का बंटवारा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आपने देखा होगा आज भी हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा है ना? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी तरह क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है शक्तियों का बंटवारा। देखिए शक्तियों का बंटवारा किस तरह किया गया, तो हम देखेंगे जो शक्तियों का बंटवारा था बेटा, वो केंद्र सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी? केंद्र सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, तीनों में किए गए। अब इसमें कितने कितने विषय रखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय रखे, उनकी बात करते हैं। तीन विषय में, एक तो केंद्र सूची। कौन सी? केंद्र सूची। दूसरी राज्य सूची कहो चाहे प्रांत सूची कहो, प्रांत सूची। तीसरा समवर्ती सूची। इन तीन जगह पर, इन तीन आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। इन तीन आधार पर केंद्र सूची में महत्वपूर्ण विषय रखे गए। हमेशा केंद्र सूची में कौन से विषय रखे जाते हैं? महत्वपूर्ण विषय रखे जाते हैं जिस पर कानून बनाने का हक सिर्फ किसको होता है? केंद्र। राज्य सूची में राज्य संबंधी विषय रखे गए जहां राज्य संबंधी कानून बनाने का हक है राज्य को। और समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती।
लेकिन मुख्य रूप से जो मान्य होता है वो केंद्र सूची या केंद्रीय कानून को ही, हम अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्रीय कानून को ही सर्वप्रथम मान्यता देते हैं। यह है समवर्ती सूची का नियम। अब इस आधार पर कितने विषय रखे गए तो हम देखते हैं कि जो केंद्रीय सूची है उसमें 59 विषय रखे गए। कितने? 59, 59 विषय रखे गए। और ये 59 विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं बेटा, जिसमें सेना है, विदेशी विभाग है, मुद्रा है, रेल है, डाक है, संचार है, लोक सेवाएं हैं। कौन कौन सी? सेना है, डाक है, लोक सेवा है, मुद्रा विभाग है। तो इंपॉर्टेंट चीज है वो किसके अंदर रखी गई? केंद्र सूची में रखी गई। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज रखी? सेना रखी कि सेना का कार्य केंद्र सूची के द्वारा, सेना पर कानून बनाने का कार्य केंद्र में। इसके अलावा विदेश विभाग केंद्र में, मुद्रा विभाग केंद्र में, रेल विभाग केंद्र में, डाक तार केंद्र में, संचार केंद्र में, लोक सेवाएं केंद्र में। 59 विषय रखे गए। ठीक है, कितने? 59 विषय, मुख्य विषय हैं, जिसमें सेना है, मुद्रा विभाग है, विदेश विभाग है। कौन सा? विदेश विभाग है, संचार विभाग है, अब अगर हम बात करते हैं प्रांत सूची की, तो प्रांत सूची के अंदर कितने विषय रखे गए बेटा? 54 विषय रखे गए। इसमें तो थे 59 विषय, इसमें तो कितने थे? 59, इसमें है 54 विषय, 54। अब ये 54 विषय कौन कौन से हैं? उसके अंदर अगर हम देखें, शांति, कानून, न्याय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, नहरें, वन, शिक्षा, पुलिस, जेल, ये जो विभाग है वो प्रांत सूची में दिए गए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो जिसमें हम लिखते हैं शांति, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शांति, कानून, न्याय, शांति, कानून, न्याय हो गया। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, है ना, नहर, चिकित्सा, नहर वगैरह, ये इंपॉर्टेंट विषय है। ये भी ये राष्ट्र सूची में, प्रांत सूची में रखे गए। अब आती है समवर्ती सूची। हमारी लास्ट में कौन सी आती है? समवर्ती सूची। कौन सी आती है? समवर्ती सूची। देखिए, शक्ति का विभाजन किसमें? केंद्र, प्रांत और समवर्ती, इनमें किया गया। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कुल जो मामले रखे गए वो थे 36, इसमें लगे 54, इसमें 59। जो 36 मामले रखे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले नहीं थे। दीवानी और फौजदारी कानून, दीवानी, फौजदारी कानून, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण। कौन सा? श्रम कल्याण। ये विषय इंपॉर्टेंट विषय है। लगभग मेन जो मैंने आपको बता दिए 36 में से, वो है दीवानी है, फौजदारी कानून है, तलाक है, कारखाने हैं। इन संबंधित कार्य जो समवर्ती सूची में रखे गए। और जो हमने देखा प्रांत सूची में, वो कौन कौन से थे? शांति थी, शांति बनाए रखना, कानून निर्माण, शांति कानून निर्माण, न्याय, स्थानीय स्वशासन, और कौन से थे? पुलिस, है ना, ये थी। तो और जो केंद्र में थे वो सेना, विदेश विभाग, संचार, रेल, डाक, ये सब केंद्र में थे। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि महत्वपूर्ण मामले केंद्र सरकार के पास थे,
उनसे कम महत्वपूर्ण मामले प्रांत सरकार के पास थे और सबसे कम महत्वपूर्ण मामले जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो इन आधार पर शक्ति का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। इसके अलावा 1935 का जो अधिनियम है उसमें और क्या क्या चीजें की गई उसके लिए हम देखते हैं। तो एक संघीय न्यायालय बनाया गया। क्या बनाया गया, एक संघीय न्यायालय। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संघीय न्यायालय। क्या बनाया गया, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की एक स्थापना की गई जो संपूर्ण भारत संघ का सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, वो संपूर्ण भारतवर्ष का, संपूर्ण भारत संघ का क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो संघ शासन के अनुरूप एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसका कार्य केंद्र व राज्य की कोई भी इकाई के मध्य या राज्यों के मध्य या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका फैसला संघीय न्यायालय में होगा। किसमें होगा, संघीय न्यायालय में होगा। इसके अलावा यह गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों में सलाह देने का भी कार्य करेगा। कौन, संघीय न्यायालय। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया है 1935 का अधिनियम। एक इंपॉर्टेंट बात रखी है 1935 के अधिनियम में, एक नवीन चीज आई है, वो है संघीय न्यायालय। इसके अलावा यह संघीय न्यायालय रखा गया। इसके अलावा चाहे हमने प्रांतीय शासन को स्वशासन दे दिया हो, केंद्र में संघीय व्यवस्था कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखना। क्या है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखना। तो संघीय न्यायालय तो आप समझ गए, राज्य से संबंधित दिक्कतें, राज्यों से संबंधित दिक्कतें, अगर आपस के राज्यों में दिक्कत है, केंद्र और राज्यों में अगर कोई दिक्कत है ना, तो इससे संबंधित जो काम है वो कौन करेगा, संघीय न्यायालय करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं हमारा। तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, अगर हम देखें तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनाए रखी गई। क्या बनाई गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। जो ब्रिटिश है उस संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। देखिए कैसे बनाए रखा गया, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे कैसा भी चीज हो, चाहे कैसा ही डिस्प्यूट हो, लेकिन जो अंतिम फैसला है सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी अंतिम अपीलीय अधिकार है वो ब्रिटिश संसद में है। अर्थात ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को कहीं पर भी किसी भी तरीके का उसके साथ समझौता नहीं किया गया। कहा गया कि भारत संघ के सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश संसद में ही बनी रहेगी। भारत की सर्वोच्च सत्ता क्या बनी रहेगी, ब्रिटिश संसद ही बनी रहेगी। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल 1935 के अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया है, ना तो केंद्रीय को ना प्रांतीय विधानमंडल को। उसमें संशोधन का अगर कोई अधिकार है तो वो किसके पास है, वो ब्रिटिश संसद के पास है। किसके पास है, वो ब्रिटिश संसद के पास है। संघीय न्यायालय के किसी भी प्रावधान को अवैध भी घोषित कर सकता है तो कौन कर सकता है, ब्रिटिश संसद कर सकती है। इस आधार पर हम इजीली कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद इस समय सर्वोच्च स्थिति पर था और जिसको बनाए रखा गया। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च स्थिति पर था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को वैसा के वैसा बनाए रखा गया। इसके अंदर भी जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है जो 1919 के अधिनियम में हमने देखी थी, 1909 में हमने सांप्रदायिक प्रधान देखी थी कि मुसलमानों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बनाया गया। फिर 1919 के अधिनियम में हमने देखा कि सिखों को, यूरोपियनों को अलग से निर्वाचक मंडल बनाया गया। इसी आधार पर यहां पर भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली रखी गई। कौन सी, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली रखी गई। चुनाव प्रणाली
सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली किस तरह रखी गई? इसमें कहा गया 1935 के अधिनियम में सीधा सीधा ये बात को कहा गया कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली पहले के समान लागू होगी। संघीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों को 1/3 स्थान दिया गया। कितना? मुसलमानों को 1/3, मुसलमानों को 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमानों का होगा। इतनी सीटें किसकी होगी? मुसलमानों की होगी। ये स्पष्ट कहा गया 1935 के अधिनियम में। इसके अलावा आंग्ल भारतीयों को, सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियनों को, हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। किसके लिए? आंग्लों के लिए, सिखों के लिए, सिख हैं, आंग्ल भारतीय हैं, यूरोपियन है, इसके अलावा अगर हम बात करें हरिजन, इनके लिए है। ये एक तरीके से भारत को अब भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये भारतीय लोगों को बांटना चाह रहे थे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को वैसा का वैसा बनाए रखा, बाकी बनाए रखा तो ठीक है, इसको और भी बढ़ाया गया। हरिजनों को भी क्या दे दिया गया? पृथक निर्वाचन विधानमंडल दे दिए गए, क्षेत्र प्रदान कर दिए गए। इसके अलावा बर्मा को अलग कर दिया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, बरार को अलग कर दिया गया, अदन को अलग कर दिया गया। तो बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से हटाकर ब्रिटेन के नियंत्रण में दे दिया गया। क्या कर दिया गया? देखो, जो बर्मा, हम बर्मा की गलियों में, याद आया कुछ? तुम हो देहरादून है, पिया की याद सताती है। उसी तरह बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिए गए। अदन को सीधा ब्रिटेन में शासन व्यवस्था कर दी गई। बर्मा को अलग कर दिया, अदन को अलग कर दिया, बरार को अलग कर दिया। बरार निजाम जो हैदराबाद है उसके नाम से मात्र सत्ता स्वीकार की गई, वहां अलग से सत्ता होगी। इस बात का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उनको विशेष शक्तियां भी दी गई। क्या? अंतिम हमारा जो पॉइंट है इसका वो है गवर्नर जनरलों को विशेष, देखिए क्या किया गया? गवर्नर जनरलों को, गवर्नर जनरलों को विशेष अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरलों को विशेष अधिकार दे दिए गए बेटा इसके अंदर। पहले से ही इनके पास अधिकारों की कमी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की योग्यता पर अभी पूरा विश्वास नहीं था। ये भारतीयों की योग्यता पर विश्वास नहीं करते थे और ये मानते हुए उन्होंने प्रांतीय व केंद्रीय शासन की व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों को, एक तो गवर्नर जनरल और एक गवर्नर जो प्रांतों में होता है, गवर्नर जनरल भारत का होता है, उनको अनेक विशेष अधिकार दिए गए और जिससे वो स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इस आधार पर केंद्र और प्रांतों के प्रति उत्तरदायी शासन में मनचाहा हस्तक्षेप करने का सीधा सीधा अधिकार किसको दे दिया? गवर्नर जनरल। गवर्नरों को 1935 के अधिनियम में दे दिया गया। ये सभी प्रावधान 1935 के अधिनियम में किए गए। अब 1935 के अधिनियम में उसकी क्या क्या कमियां रही, क्या क्या उसमें कमियां थी, उनकी बात करते हैं। तो हम देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की कमियां। 1935 भारत शासन अधिनियम की आलोचना देख लो या कमियां देख लो, एक ही बात है, या कमियां निकाल लो, दोनों का वहीं पे आके वही मतलब है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना भी हम उसी आधार पर करते हैं। तो पहला क्या है? त्रुटिपूर्ण संघात्मक व्यवस्था। क्या है?
त्रुटिपूर्ण संघात्मक व्यवस्था रखी गई। त्रुटिपूर्ण संघात्मक व्यवस्था। नहीं, इन्होंने संघात्मक व्यवस्था तो रखी, इन्होंने देशी रियासतों, अंग्रेजी प्रांतों, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों, सबको मिलाकर भारत संघ की स्थापना तो कर दी, लेकिन इनकी जो ये व्यवस्था थी ये त्रुटिपूर्ण थी। किस तरह थी कि संघीय शासन व्यवस्था लागू करने की बात तो की गई, लेकिन विश्व में सर्वाधिक हास्यास्पद योजना ये साबित हुई थी, क्योंकि कोई राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था जो अपनी इच्छा से संघ बनाता। कोई सा कौन सा स्वतंत्र राज्य है? प्रांतों को इकाई मानकर संघ शासन ऊपर से थोपा जा रहा था, एक तरीके से जबरदस्ती थोपा जा रहा था ये संघ शासन, क्योंकि हम तो परतंत्र थे। संघ निर्माण कुछ राज्यों की इच्छा के आधार पर था, किंतु भारत के जो प्रांत थे उनके लिए अनिवार्य रूप से उनको शामिल किया गया, जबरदस्ती उनको शामिल किया गया। देखो, संघ कब बनता है बेटा? जब इच्छा के आधार पर राज्य शामिल होते हैं, जबरदस्ती आधार पर शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जबरदस्ती की गई अंग्रेजों के द्वारा और एक संघ बनाने की कोशिश की। ये ऐसा संघ था जिसमें अपना संविधान स्वयं का नहीं बनाया गया था। यह संविधान किसके द्वारा निर्मित था? अंग्रेजों के द्वारा। पहली बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम द्वारा। बेटा, लिखित संविधान लेके आया है 1935 के अधिनियम में, आप देखोगे। इसके अलावा यह त्रुटिपूर्ण संघात्मक व्यवस्था थी। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संरक्षण और आरक्षण व्यवस्था। अल्पसंख्यकों के हितों के नाम पर अनेक संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, किंतु वास्तव में उनका उद्देश्य भारतीय इन अल्पसंख्यकों का हित करना नहीं था, बल्कि भारत को बांटना था और उत्तरदायी शासन व्यवस्था को असफल बनवाना था। वो नहीं चाहते थे कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था भारत में रहे। इसलिए दूसरा जो पॉइंट है संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था, वह भी एक आलोचना कारण है। संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था। इस आधार पर कुछ पदों का संरक्षण किया गया। विधान परिषदों की बात करो चाहे हम, है ना, वहां पर पदों का संरक्षण किया गया। अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि मुसलमानों को, सिखों को, यूरोपियनों को, हरिजनों को अलग से निर्वाचन स्थान प्रदान किए गए, आरक्षण प्रदान किए गए। ये भारत को तोड़ने की व्यवस्था थी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था को फेल करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। तीसरे अगर हम बात करें कि जो प्रांतीय स्वशासन था वो अवास्तविक था। हम कह रहे हैं कि प्रांतों में हमने स्वशासन दे दिया। प्रांतीय स्वशासन अवास्तविक, क्योंकि गवर्नर जनरलों को इतनी शक्ति दे दी गई कि वो हर तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है। फिर प्रांतीय स्वशासन कहां से हुआ? सैद्धांतिक रूप से प्रांतों में अगर स्वशासन की स्थापना होती तो उसकी संपूर्ण जो धुरी है वो मुख्यमंत्री और वहां मुख्यमंत्री परिषद के आसपास घूमती। लेकिन जो ये इसकी जो वास्तविक शक्ति है वो कहां घूमती है? ब्रिटिश संसद के में घूमती है। वास्तविक शक्ति कहां है? ब्रिटिश संसद में है, ब्रिटिश सम्राट के अंदर है। और गवर्नर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी हस्तक्षेप कर सकता है, मनमाने तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है। तो प्रांतीय स्वशासन अवास्तविक है। देश की सामाजिक एकता भंग करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट पॉइंट है देश की सामाजिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश। देश की सामाजिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश। सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई। बेटा, समाज में हम सौहार्द पूर्वक रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई, इस भाई भाई को तोड़ दिया। जाति प्रथाओं में बांटने की व्यवस्था इन्होंने की, जिसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। यह है 1935 का अधिनियम, जिसके तहत भारतीय समाज को तहस नहस करने की व्यवस्था की गई। इस आधार पर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं
आलोचनाओं के बाद कि 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसका भारतीय संविधान पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। वो क्या क्या प्रभाव पड़ा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज का टॉपिक था, क्या था? 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके प्रावधान, उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।